आज आपके लिए मेरा बायोलॉजी का क्लास है, जिसका पहला चैप्टर बायोलॉजी का क्लास 10th का जैव प्रक्रम है। उसी के बारे में हम जानेंगे आज के क्लास में। और नोट्स अगर आपको लेना है तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स मिल जाएगा वहाँ से। आप यहाँ समझ लीजिए। जैव प्रक्रम, सबसे पहले जैव प्रक्रम के अंदर हम बात करते हैं। तो जैव प्रक्रम को समझने के लिए हम सबसे पहले यह किसके लिए है, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जैव प्रक्रम जानने के लिए ये किसके लिए जैव प्रक्रम है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा सजीव और दूसरा है निर्जीव। एक सजीव है, एक निर्जीव है। क्या है? सजीव और निर्जीव। सबसे पहले सजीव को जानेंगे क्या है, उसके बाद निर्जीव को जानेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जैव प्रक्रम क्या है। क्योंकि जैव प्रक्रम को समझने के लिए हमको बेसिक चीज़ें समझना पड़ेगा। सजीव के अंदर हम लोगों को समझ में आता है और सजीव के अंदर समझ आता है कि सजीव उसको कहेंगे जो शोषण करता है, जो पोषण करता है, जो उत्सर्जन करता है, जो वृद्धि करता है, जो गति करता है, उसको हम सजीव कहेंगे। सजीव के अंदर होता है कि जो शोषण करता है, जो पोषण करता है, जो उत्सर्जन करता है, ये सब सारी क्रियाएं जिसमें होती है उसको हम सजीव कहेंगे। जो गति कर रहा है, जो वृद्धि कर रहा है, उसको हम सजीव कहेंगे। क्या कहेंगे? जो शोषण करता है, शोषण, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, वृद्धि आदि, ये सारी क्रियाएं अगर कोई भी जीव करता है तो समझ लीजिए ये सजीव है। और निर्जीव की बात अगर की जाए, ये सारी चीज़ें जितने भी क्रियाकलापें हैं, यानी क्रियाएं हैं, शोषण है, पोषण है, उत्सर्जन है, परिवहन है और वृद्धि है, गति भी है, विकास भी है, ये सब सारी चीज़ें अगर नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए वह निर्जीव है। अगर ये सारी क्रियाएं नहीं कर रहा है, ये सारी क्रियाएं अगर नहीं कर रहा है तो समझ लीजिए यह निर्जीव है। और ये सारी क्रियाएं अगर कर रहा है तो समझ लीजिए वह सजीव है। क्या है? सजीव है। और ये सारी क्रियाएं अगर नहीं कर रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? जो शोषण नहीं करता है, जो पोषण नहीं करता है, जो उत्सर्जन नहीं करता है, जो परिवहन नहीं करता है, जो वृद्धि नहीं करता है, जो गति नहीं करता है, जो विकास नहीं करता, उसको हम क्या कहेंगे? निर्जीव कहेंगे। अब हमको समझना है कि सजीव और निर्जीव हमको समझ आ गया, सजीव और निर्जीव समझ आ गया। कुछ चीज़ें हमने छोटे चीज़ों को हम समझाएंगे, उसके बाद जैव प्रक्रम पे लेके आएंगे जो कि आसानी से आपको समझ आ जाएगा। यह सजीव आपको समझ आ गया। अगर कोई पूछेगा कि सजीव किसे कहते हैं, तो जो शोषण करता है, जो पोषण करता है, जो उत्सर्जन करता है, जो परिवहन करता है, जो वृद्धि करता है, उसको हम क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। और निर्जीव उसको हम कहेंगे जो शोषण नहीं करता है, जो पोषण नहीं करता है और जो उत्सर्जन नहीं करता है, इसको हम निर्जीव कहेंगे। सजीव के अंदर आ जाएगा हमारा मनुष्य आ जाएगा, पेड़ पौधे आ जाएंगे, कुत्ता, बिल्ली, और ये सारी चीज़ें, वह सारी चीज़ें जो कि शोषण करता है, पोषण करता है, वह सभी सजीव के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि आप लोग अगर बोलेंगे पहाड़, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं लेकिन वह निर्जीव है। जैसे नदियाँ निर्जीव हैं, गति करती है लेकिन वह निर्जीव है। कोई कहेगा कि जैसे कि हवाई जहाज़ चलती है, वह निर्जीव है, याद रखना। अब बात करते हैं निर्जीव की सारी चीज़ें, जो ये सारी क्रियाएं नहीं करते, उसको निर्जीव कहेंगे। और कुछ छोटी सी पॉइंट है इसको समझने के लिए। आखिर निर्जीव और सजीव मैंने समझ लिया, उसके बाद हम कुछ चीज़ें समझते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव, सजीव के अंदर वह सारी चीज़ें हैं जो कि शोषण करता है, पोषण करता है। लेकिन अब इसी के अंदर हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव, क्योंकि हमको जैव प्रक्रम के अंदर जाना है, इसीलिए मैंने छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाने की कोशिश करें। हम जैव प्रक्रम के अंदर आएंगे एकदम टॉपिक पे और सिलेबस के अंदर की बात करेंगे। सजीव के बात करेंगे, वह सारी चीज़ें हैं जो कि सजीव है, जो कि एक कोशिका का भी अगर कोई जंतु है तो वह भी सजीव है, जो बहुकोशिकीय भी है वह भी सजीव है। तो सबसे पहले एक कोशिकीय की बात करते हैं, किसे कहते हैं?
एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव उसको कहेंगे, एक कोशिकीय जीव उसको कहेंगे जो एक ही कोशिका से बना है। ऐसा जीव जो एक कोशिका से बना हो उसको एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल याद रखना है, जैसे जैसे अमीबा, अमीबा, युगलीना, युगलीना, पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम आदि। हम बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दिखता नहीं है, इसीलिए हमने थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है। एक कोशिकीय जीव के अंदर आ जाएगा अमीबा, आ जाएगा युगलीना, आ जाएगा पैरामीशियम, आ जाएगा और भी बहुत सारे हैं जिसको हम नॉर्मल हम इसको लेके चलते हैं अमीबा, युगलीना, पैरामीशियम के, क्योंकि हम अमीबा के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल से। ये हमारा एक कोशिकीय जीव है जो एक कोशिकाओं से बना होता है, उसको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और होता है अगला होता है बहुकोशिकीय जीव। क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव उसको कहेंगे जो एक से अधिक कोशिकाओं से बना हो। जैसे कि हम लोग हैं, अरबों कोशिका है, अरबों कोशिका से हम लोग बने हैं। एक कोशिका इतनी छोटी होती है जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो कहता है कि बहुकोशिकीय जीव वह है जो एक कोशिका से अधिक कोशिका मिलकर बना है वह जीव, उसको हम एक बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे मनुष्य है, मनुष्य है, कुत्ता है, गाय है आदि। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुकोशिकीय हैं। बहुकोशिकीय जीव उसको कहेंगे जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसको हम बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। एक कोशिकीय जीव उसको कहेंगे जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसको एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे मैंने ये सारी टॉपिक जो क्लियर कर रहा हूँ, सबसे पहले जैव प्रक्रम पर आने के से पहले इस चीज़ों को हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको उसको समझना है जैव प्रक्रम को बेहतर से। और इसके बाद हम अगला पॉइंट बोलते हैं विसरण। विसरण किसे कहते हैं? मैंने केमिस्ट्री में भी बताया था और इसमें भी है। विसरण उसको कहेंगे जब दो गैसों का कण, जब दो गैसों का कण स्वतः मिल जाना, उसको हम विसरण कहेंगे। विसरण किसे कहेंगे? जब दो गैसों का कण आपस में स्वतः मिल जाता, अपने आप मिल जाता, उसको हम विसरण कहेंगे। अगला टॉपिक है प्राशरण। प्राशरण, प्राशरण उसको कहेंगे जब उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जब द्रव्य या कोई चीज़ उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाता है, उसको हम प्राशरण कहते हैं। जैसे कि 2 गिलास ले लीजिए, और या आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा, कभी क्या अगर गांव देहात से होंगे तो आप लोगों ने जानता होगा कि अगर एक ऊंचा खेत है और उसमें अगर पानी डालते हैं और नीचे वाला खेत में पानी नहीं डाले हैं, तो दूसरे दिन अगर जाके देखते हैं तो उस नीचे वाले खेत में भी पानी चला आता है। यह हमारा प्राशरण विधि है हम क्योंकि इसलिए हम प्राशरण बताना चाह रहे हैं। ये उसमें क्या आता है? उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर आता है। जिस प्रकार हम लोगों को कोशिका के बारे में पढ़ना है कि हर कोशिका तक ब्लड डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, वह प्राशरण विधि द्वारा पहुंचती है। इसीलिए हम लोगों को प्राशरण जानना जरूरी है। तो प्राशरण किसे कहेंगे? जब उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाना, कोई भी पदार्थ है जिसको उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाना, उच्च लेवल से नीचे लेवल तक जाना, इसी प्रक्रिया को हम प्राशरण कहते हैं। विसरण किसे कहते हैं? दो गैसों का कण आपस में स्वतः मिल जाना, दो गैसों का कण स्वतः मिल जाना यानी आपस में अपने आप मिल जाना, उसको हम विसरण कहेंगे। बहुकोशिकीय जीव उसको कहेंगे जैसे कि जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसको बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। एक कोशिकीय जीव उसको कहेंगे जो एक से अधिक कोशिकाओं से एक कोशिकीय जीव उसको कहेंगे जो एक कोशिका से कोई जीव बना है, उसको एक कोशिकीय जीव कहेंगे। जैसे अमीबा है, युगलीना है, पैरामीशियम है, याद रखिएगा। सब सजीव हम जानते हैं जिसमें शोषण, पोषण, उत्सर्जन और परिवहन आदि होता है, उसको हम सजीव कहेंगे। निर्जीव उसको कहेंगे जो शोषण, पोषण, उत्सर्जन आदि नहीं करता है। अब हम बात करते हैं अगला, अब हम बात करते हैं कि जैव प्रक्रम है क्या? जैव प्रक्रम है क्या? जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम उसको बोलेंगे जब कोई, यानी कि जैव प्रक्रम जानने से पहले
हमारे पास एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन से दिया हुआ है, यानी उससे पहले मैंने जो ये सारी चीज़ें जो बताया इसी से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद जैव प्रक्रम के अंदर जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। अब पहला क्वेश्चन है, कहता है हमारे जैसे बहुकोशिकीय, जैसे कि हम लोग, हमारे जैसे की बात किया तो हम लोग मनुष्य जैसे जीवों में विसरण विधि क्यों अपर्याप्त है। विसरण विधि वह है, यानी कि विसरण वह है कि डायरेक्ट जैसे एक कोशिकीय जीव में विसरण विधि द्वारा शोषण हो जाता है, क्योंकि जैसे हमारा यह अमीबा है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता, याद रखिएगा, हम कुटपात दे दिए, यह हमारा अमीबा है। यह अमीबा एक कोशिका का बना हुआ जीव है, तो एक कोशिका में इसमें कोई शोषण की क्रिया का कोई एक स्पेशल कोई तंत्र नहीं होता, ना शोषण का होता, ना परिवहन का, ना पोषण का, तो इस सिर्फ एक कोशिका का बना है, तो ये शोषण का नहीं होता, तो यह डायरेक्ट ऑक्सीजन इसको भी ज़रूरत पड़ती है। तो यह विसरण विधि द्वारा जो इसके संपर्क में वातावरण जो रहता है, यह वातावरण में जो ऑक्सीजन रहता है, इसके संपर्क में आकर यह अपना ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेता है, क्योंकि एक कोशिका है तो इसके संपर्क में जैसे आएगा यह पूरी तरह से ऑक्सीजन वातावरण के संपर्क में आ जाएगा, तो इसको पूर्ण रूप से इसको मिल जाएगा ऑक्सीजन। लेकिन कहता है कि एक कोशिकीय जीवों में विसरण द्वारा वह अपना ऑक्सीजन पूर्ति कर लेता है, जबकि हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में विसरण द्वारा पूर्ति नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, अब यह क्वेश्चन समझने के लिए मैंने इसीलिए विसरण को बताया था और एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय की बात किया था। एक कोशिकीय तो एक कोशिका से बना है, तो आराम से वातावरण के सीधे संपर्क में आएगा, तो ऑक्सीजन आराम से मिल जाएगा, वह अपना भोजन वगैरह बना लेगा, काम चला लेगा। लेकिन बहुकोशिकीय जीव हम लोगों का जीव महासंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है, इतना ज़्यादा अरबों खरबों है, इतना ज़्यादा कोशिका है जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो बात किया जाए तो कहता है कि इसमें विसरण विधि द्वारा क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए विसरण विधि द्वारा इसमें बहुकोशिकीय में नहीं होता है, क्योंकि इसका हम लोगों का शरीर का हर कोशिका ऑक्सीजन यानी वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहता है। जब सीधे संपर्क में नहीं रहेगा तो क्या उसको ऑक्सीजन मिलेगा क्या? जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इसमें विसरण अपर्याप्त हो जाएगा, यह विसरण द्वारा यह अपना ऑक्सीजन पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसीलिए बहुकोशिकीय जीवों में विसरण अपर्याप्त है। क्या समझ आ गया? क्योंकि हमारा शरीर सीधे वातावरण के सीधे संपर्क में सभी कोशिका नहीं है, इसलिए वहाँ पर विसरण अपर्याप्त है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई भी वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। हाँ सही बात है, कोई भी जीव सजीव है, कैसे जानेंगे कि यह सजीव है? तो हम मापदंड है, उसमें देखेंगे शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है, पोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है, परिवहन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वृद्धि हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर सब चीज़ हो रहा है, शोषण हो रहा है, पोषण हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो समझ लेना यह सजीव है। ये हमारा मापदंड है कि सजीव कैसे जानेंगे कि यह सजीव है। तो शोषण, पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, वृद्धि आदि से हम पता लगा सकते हैं कि यह हमारा सजीव वस्तु है। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। किसी जीव द्वारा जैसे कि भोजन का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है, जल का किया जाता है, हमारी यह कच्ची सामग्री है। कोई भी कहता है कोई जीव द्वारा कच्ची सामग्री को किस रूप में कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, तो हमारा भोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जल है इत्यादि। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि जीव किसी जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों पर आवश्यक होंगे। जैव प्रक्रम। अब हम जैव प्रक्रम के अंदर आते हैं। कहता है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। अब हम बताते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। कहता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो इसको समझने के एकदम सरल भाषा में हम बात करते हैं। वह सारी क्रियाएं हैं, यानी हमारे शरीर की वह सारी क्रियाएं जिससे हमारा शरीर सुचारू रूप से काम कर सके, उसे ही हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी जैव प्रक्रम के अंदर वह सारी क्रियाएं हैं जिसके वजह से हमारा शरीर सुचारू रूप से काम कर सके, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। हमारे शरीर में वह सारी क्रियाएं जिसके वजह से हमारा शरीर सुचारू रूप से काम कर सके, उसे हम जैव प्रक्रम कहेंगे। जैसे जैव प्रक्रम के अंदर क्या क्या आता है, जैसे हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलने के लिए
हम पूर्ण रूप से सही तरीके से अगर शोषण कर रहे हैं तो समझ लेंगे कि हमारा सही काम कर रहा है, शोषण हुआ। उसके बाद अगर हमारा शरीर पोषण सही से कर रहा है, हम भोजन सही से कर रहे हैं, ले रहे हैं भोजन को, तो हमारा समझ लीजिए हमारा शरीर बेहतर ढंग से काम करेगा। अगर हमारा परिवहन ठीक ढंग से चल रहा है, यानी हमारा ब्लड का आना जाना आवागमन बेहतर चल रहा है शरीर में, तो समझ लीजिए उत्सर्जन बेहतर हो रहा है, तो समझ लीजिए हमारा यह शरीर सुचारू रूप से काम करेगा। तो कहता है जय प्रक्रम किसे कहेंगे? कहता है जय प्रक्रम हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सारी क्रियाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? जय प्रक्रम कहते हैं। हमारे शरीर को सुचारू रूप से बेहतर तरीके से चलाने के लिए जो सारी क्रियाएं की जाती है उसको हम जय प्रक्रम कहते हैं। पहला है, जैसे कि पहला है हमारा पोषण। क्या है? पोषण। दूसरा हमारा है शोषण। तीसरा हमारा है परिवहन। तीसरा है चौथा है उत्सर्जन। ये सारी क्रियाएं अगर हमारे शरीर में हो रही है सही से, यानी कि ये सारी क्रियाएं हमारे शरीर को सुचारू ढंग से चलने के लिए हो रही है। अगर हमारा इसमें से कोई भी अगर सही ढंग से नहीं चलेगा तो हमारा शरीर सुचारू ढंग से नहीं चलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जय प्रक्रम में वह सारी क्रियाएं जो हमारे शरीर को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कार्य करता है उसको हम जय प्रक्रम कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं पोषण के बारे में। पोषण हमारा पहला टॉपिक है, पोषण। पहला टॉपिक है पोषण। पोषण यानी कि पोषण, पहला टॉपिक हमारा पोषण है। पोषण के बाद पोषण कहते किसको है? कहता है कि कोई भी जीव खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। एकदम सरल भाषा में बात कर रहे हैं, ज़्यादा घींच घाच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहता है कि पोषण उसको कहेंगे जो किसी भी जीव के द्वारा किसी भी खाद्य पदार्थ का ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। पोषण किसे कहेंगे? किसी भी खाद्य पदार्थ का ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। पोषण याद रखना, किसी भी खाद्य पदार्थ को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है? पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण दो प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक स्वयंपोषी पोषण, दूसरा है समपोषी, दूसरा है परपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण एक होता है परपोषी पोषण। यानी पोषण सबसे पहले जय प्रक्रम किसे कहते हैं? हमारे शरीर को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो सारी क्रियाएं की जाती है उसे हम जय प्रक्रम कहेंगे। जय प्रक्रम के अंदर क्या क्या आता है? पोषण आता है, शोषण आता है, परिवहन आता है, उत्सर्जन आता है। पोषण किसे कहते हैं? किसी भी खाद्य पदार्थ का ग्रहण करना पोषण कहलाता है। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वयंपोषी पोषण, परपोषी पोषण। इसका दूसरा नाम होता है या समपोषी पोषण। समपोषी। दूसरा होता है इसका विषमपोषी। कोई भी परपोषी का दूसरा नाम होता है विषमपोषी है और स्वयंपोषी का दूसरा है समपोषी है। याद रखना, स्वयंपोषी उसको कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उसे हम स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। स्वयंपोषी पोषण उसको कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उसके हम स्वयंपोषी पोषण कहेंगे। इसके अंदर आता है जैसे आता है पेड़ पौधा। स्वयंपोषी पोषण उसको बोलेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, खुद अपना भोजन अपने से बनाता है, उसको हम स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। और परपोषी पोषण उसको बोलेंगे जो अपना भोजन, परपोषी पोषण उसको कहेंगे जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, दूसरे पर निर्भर रहता है, उसको हम परपोषी पोषण कहते हैं। परपोषी पोषण के अंदर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? जैसे आ जाएगा जैसे मनुष्य हुआ, गाय हुआ, बैल, कुत्ता हुआ आदि। जितनी सारी है यह सब सारी चीज़ें हमारा परपोषी है, यह हमारा स्वयंपोषी है। अब बात करते हैं परपोषी भी अगला 3 प्रकार का होता है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं।
यह हमारा पोषण है, दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, जिसको हम समपोषी पोषण भी कहते हैं और इसको हम विषमपोषी पोषण भी कहते हैं। अब स्वपोषी पोषण किसको कहते हैं? जो अपना भोजन खुद बनाता है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, उसको हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। परपोषी पोषण उसको कहते हैं जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, यानी पेड़ पौधे पर या जंतु पर निर्भर रहता है, उसको हम परपोषी पोषण कहते हैं। और हम परपोषी पोषण के अंदर मनुष्य, गाय, कुत्ता, बैल आदि कुछ भी हैं या जो दूसरे पर निर्भर करता है उसको हम परपोषी पोषण कहेंगे। अब अगला हम